हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो है इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोगों में से बहुत बच्चों ने मुझे डिमांड भी किया था कि सर 11th तो हो गया, बट कुछ ऐसा आप वीडियो बनाइए जो 11th में काम दे, स्पेशली जेई और नेट्स के लिए भी काम दे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डेरिवेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों तुम लोगों को पता होगा कि जब भी तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस हुआ होगा अल्फ़ा पार्टिकल का, जो रेडियस के लिए पता चला कि एटम जो है स्फेरिकल है और हॉलो है, तो वो रेडियस आर इज इक्वल टू 4kZe² अपॉन एम अल्फ़ा एंड वी अल्फ़ा या वी स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना। अगर मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल का रेडियस देगा तो ये सारे वैल्यूज़ आपको पता होंगे, मास, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड द कांस्टेंट वैल्यूज़। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको पता है, बस खाली पुटअप कर देना है। उसके बाद अगर किसी भी एटम का आपको रेडियस निकालना है फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 सेंटीमीटर। अब आ जाइए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था E is directly proportional to h nu, which is also equal to E is equal to hc by lambda। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। उसके बाद आज ये बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो जैसे एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने निकाला था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो अगर मान लीजिए किसी भी सेल के लिए, ऑर्बिट के लिए अगर हम लोगों को एनर्जी लेवल निकालना है तो ई एन इज इक्वल टू हो जाएगा ई एन बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2.178 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम, या फिर 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम फर्स्ट एनर्जी सेल के लिए निकालते हैं तो उसकी वैल्यू -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आर एन की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एम। अगर इस सबकी वैल्यू आप रख दोगे तो आपका जो मेन आंसर आएगा दैट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग जितने भी रेडियस वाले थे, और वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो 2 पाई जेड ए स्क्वायर बाई एन एच। अगर आप सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये एस्टिमेटेड अप्रोच था हमारे कुछ फार्मूलाज के लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप लोगों को याद होगा व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम लोग जानते हैं कि अगर उसमें हम लोगों को लैम्डा निकालना होता था तो हम लोग कौन सा वैल्यू पुट करते थे, एच बाई एम जी। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो मोमेंटम का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, याद कीजिए, वहीं से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी या फिर एच बाई पी फॉर फोटोन के लिए। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर दैट इज आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय अ सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये याद रखना बच्चों, ये अक्सर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड हुए थे। तो अक्सर मैंने पूछा भी था आप लोगों को, अगर हमारा एन का वैल्यू 6 होगा तो उसमें से कितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, तो 6 इंटू 6 प्लस 1/2, राइट। तो 2 3 जा 6, 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। अब आ जाइए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप लोगों को पता है कि जहाँ पर फिक्स्ड पोजीशंस और मोमेंटम एक साथ हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए इस प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहा गया था, जिसमें हम लोगों ने निकाला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन एच बाई 4 पाई या एच बाई 4 पाई। अगर एन की वैल्यू 1 लीजिएगा तो एच बाई 4 पाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी वैल्यू पुटअप किया था, तो m इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, राइट। ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद आ जाइए क्वांटम नंबर्स। याद कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको कहते हैं बच्चों हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, तो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है, जिसका हम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं, तो वो जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएगा। उसके बाद सेल के बाद किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग जो वैल्यू निकालते थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज एन एच बाई
2 पाई। एज ए मुल्तल क्वांटम नंबर क्या होता था बच्चों, कौन से ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। वैसे कहा जाता है एन इज, अगर हम लोगों को एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू एन माइनस 1 भी हम लोग वैल्यू पुट अप करते थे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, कितने टोटल ऑर्बिटल्स होंगे, तो जो हमारा ऑर्बिटल का वैल्यू है उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके 1 कर देना है। जैसे पी ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो पी ऑर्बिटल का एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, सो देयर आर टोटल 3 ऑर्बिटल्स इन पी ऑर्बिटल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पर्टिकुलर सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 2l प्लस 1। याद रखना बच्चों, एक ऑर्बिटल में जनरली हम लोग बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो जिस सबसेल के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं SPDF, उसमें अगर आपको पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होंगे, जैसे P के लिए अगर आप निकालोगे तो P के लिए आपको पता है L की वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 होंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कैपिटल L इज इक्वल टू h/2 पाई अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू h0 इंटू अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 वेयर h0 इज इक्वल टू h/2 पाई। तो ये था बच्चों हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज स्टोक्योमेट्री। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा कि स्टोक्योमेट्री किसको कहते हैं। बच्चों ये स्पेशली बेस्ड है हमारा मोल कंसेप्ट के ऊपर में, जिसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, राम जी कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एन रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आ जाइए, अगर किसी भी थ्रू अगर आपको मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, 3 चीज़ दिए होते हैं, नंबर, मास और वॉल्यूम, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। तो बच्चों आपके लिए मैं ये फार्मूला लेके आया हूँ। ये फार्मूला आप देख लीजिए। इस मैप के थ्रू आप देखिए, अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्या करोगे बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम एट STP दिया है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मास दिया था यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवीजन क्या करना है, सारा सिंबल के साथ रिप्रेजेंटेड है, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी गैसेस के लिए निकालोगे, अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी दैट इज मास बाय वॉल्यूम, मोलर मास ऑफ द गैस बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, रो इज इक्वल टू PM/RT। वेपर डेंसिटी निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोगों को याद होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, PM गैस अपॉन RT, जिसको N जैसे हम लोग निकालते थे ना आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर PM अपॉन RT, PM हाइड्रोजन अपॉन RT, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाय मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, M गैस बाय 2, सो M गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपको मोल एनालिसिस करना है तो कैसे करोगे, अगर जो भी आपका क्वेश्चंस में दिया होता है कि इतना ग्राम ये है और कोई मॉलिक्यूल्स में है, कोई आइटम्स में है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास बाय एटॉमिक मास, अदरवाइज गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस निकल जाएंगे। यहाँ पर बस याद क्या रखना है तुमको, कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर डिवाइड करना है। जो भी अगर मोल निकल जाएगा 22.4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम एट STP निकल जाएगा। अगर तुम्हें मोल निकल गया उसको मोलिकुलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो ये मोल निकालने के लिए जो फार्मूलाज है, मास से कैसे मोल निकालोगे, मोल से मोल का रिलेशनशिप इक्वेशन में कैसे पुटअप करोगे, तो ये सारी फार्मूलाज आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इस बेस पर जो भी आपको IIT JEE या नीट के रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, अगर मोलैरिटी की मैं बात करूँ तो मोलैरिटी का फार्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, W इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड इंटू वॉल्यूम इन लीटर। लीटर कहने का मतलब अगर आपको याद होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो W/W इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो लीटर अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको 1000 से डिवाइड करके तो 1000 ऊपर चला जाएगा। जो वेट दिया हुआ है वेट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिस चीज़ का आपको निकालना है उसका मोलिकुलर वेट निकाल दीजिए सॉल्यूट का और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका मोलैरिटी का वैल्यू निकल जाएगा। मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 1000 W1/M1 इंटू W2।
मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी चीज़ का, तो बच्चों आप लोगों को याद होगा मोल फ्रैक्शन x1 इज इक्वल टू n बाई n प्लस कैपिटल N, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कैपिटल N बाई n प्लस n। इस तरीके से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है XA बाई XA प्लस XB हम लोग NCERT के अकॉर्डिंगली फॉलो करते थे, बस उसी तरीके से। अब आ जाइए स्टोइकियोमेट्री का मेन कैलकुलेशन, परसेंटेज बाई W, परसेंटेज W बाई V एंड परसेंटेज V बाई V। बच्चों ये जो हमारा कैलकुलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज वेट बाय वेट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100 एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अक्सर कैलकुलेशन में बच्चे गड़बड़ करते हैं और बहुत लोगों का मैंने देखा है, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो, ये निकालने में अक्सर बच्चे गड़बड़ करते थे। परसेंटेज W बाई W का मतलब ही हो गया कि आपका सॉल्यूट भी जो है उसका वेट होगा, सॉल्यूशन भी वेट में आएगा ना कि लीटर में आएगा। W बाई V का मतलब हो गया सॉल्यूट जो है आपका वो वेट में दिया होगा और सॉल्यूशन आपका लीटर में दिया होगा, और V बाई V का मतलब हो गया जो भी सॉल्यूशन है आपका वो मिलीलीटर और लीटर में दिया होगा। अब आ जाइए डेरिवेशन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत लोगों को इतना फार्मूला याद भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग लिख लोगे अपने नोटबुक में और इस फार्मूला के तहत अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हो देन इट विल बी वेरी मच यूजफुल एंड आई थिंक very helpful also. So here mole fraction of solute in molarity of the solution capital M is equal to x2 rho into 1000 by x1 m1 plus m2 x2. Molarity of mole fraction x2 is equal to mm1 into 1000 rho into 1000 minus mm2. Mole fraction into molarity M is equal to x2 into 1000 by x1 m1. Molarity into mole fraction x2 is equal to mm1 by 1000 plus mm1. Molarity into molarity M that is m rho into 1000 by 1000 plus mm2. तो बच्चों इस तरीके से आप लोग किसी भी चीज़ का इजीली आप लोग मेरे ख्याल से आप डिराइव कोई भी कन्वर्जन करना होगा तो इस फार्मूला को यूज़ करके आप लोग डिराइव कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी एम दैट इज m इंटू 1000 बाई 1000 रो माइनस mm2। यहाँ पर m1 और m2 क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज ग्राम पर मिलीलीटर। कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी। स्मॉल m क्या है, मोलालिटी। राइट, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको एवरेज मीन एटॉमिक मास निकालना है, याद कीजिए बहुत बच्चों ने मिस्टेक भी किया था, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग A1x1 प्लस A2x2 प्लस ANxn अपॉन 100। मीन मोलर मास ऑफ द मोलिकुलर मास, मतलब अगर आप मीन निकालना चाहते हो तो इसका n1 m1 प्लस n2 m2 बाई डॉट 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 n mn अपॉन n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 n, या फिर अगर आप फॉर्मेशन करना चाहो समेशन ऑफ nm बाई समेशन ऑफ n। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 हो चैप्टर नंबर 2 हो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अगर किसी भी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको, तो जो भी जिस चीज़ का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी चीज़ का बॉन्डिंग होने के बाद जितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बच गया वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बहुत बच्चे को ये चीज़ पता भी नहीं ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब, वो लोग क्या समझते थे कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं वैलेंस सेल से, ऐसा नहीं होता बच्चों। मेन होता है जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो निकाल दोगे तो वो जो निकल रहा है ना that is called oxidation number. So here number of electrons in the valence shell minus number of electrons left after bonding. Concept of equivalent weight upon mass. किसी भी अगर एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी ऑफ द फैक्टर। जैसे सोडियम का निकालना है तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों 23/1, उसका इक्विवेलेंट वेट 23 हो जाएगा। एसिड बेस का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना होगा तो मोलिकुलर मास बाय एसिसिटी या बेसिसिटी। देख लीजिए फॉर्मूला, मोलर मास बाय एसिसिटी अपॉन बेसिसिटी, राइट। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन्स और लॉस्ट आयंस का अगर निकालना होगा तो वही मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक और मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये इतना याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, इतना बहुत ही काफ़ी है। कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज वेट, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट W by E, W by M upon N. Number of equivalents of solute that is number of moles of solute into वैलेंसी फैक्टर। अब आ जाइए नॉर्मेलिटी। बहुत बच्चों को नॉर्मेलिटी में डाउट था, तो नॉर्मेलिटी का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर।
अब कैसे कैलकुलेट करोगे वैलेंसी फैक्टर का, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो बच्चों इस चीज़ को देख लेना। N फैक्टर ऑफ एसिड is equal to basicity, number of hydrogen ion furnished per molecules of the acid, and N factor of base, that is acidity, number of hydroxide ion furnished by the base per molecules। N1V1 is equal to N2V2, N1M1V1 is equal to N2M2V2। तो बच्चों ये था हमारा शॉर्टकट फॉर्मूलाज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1। अगर बच्चों आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालना होगा तो H2O2 का जो मास होगा 1 लीटर सैंपल ऑफ H2O2 ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस STP। अगर नॉर्मेलिटी निकालना है H2O2 का तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपॉन 5.6, मोलैरिटी निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपॉन 11.2। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, दैट इज हार्डनेस इन parts per million, mass of calcium carbonate upon total mass of water into 10 to the power 6। calculation of available chlorine from a sample of bleaching powder, that is percentage of chlorine is equal to 3.55 into x into volume liter by given weight in gram, where x is equal to molarity of hypo solution and v is equal to milliliter of hypo solution used in titration। तो बच्चों ये सारा फॉर्मूला को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चंस को ड्राइव करो तो उसमें आप लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए। डेफिनेटली इट विल बी मच मोर यूजफुल फॉर यू ऑल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।